हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम। और हम जैसा कह रहे थे बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस मैथ का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तो हम लेकर आ चुके हैं। जिन किन्हीं बंधुओं को पढ़ना हो वो जुड़ जाएं, जिनको नहीं पढ़ना है वो अपने घर जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिनको पढ़ते समय किसी तरह का क्वेश्चन डाउट रह जाए सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका उत्तर अलग वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और पीडीएफ जो क्वेश्चन सेट का है वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक करके पीडीएफ होगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 76 से आप जानते हैं कि बिहार एसएससी में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक जीके जीएस का 50 तक जीके जीएस रहेगा। 50 से 75 तक सेट में जैसा है वो साइंस का है, और 75 से 100 आपका मैथ का है, और 100 से 150 तक आपका रीजनिंग का है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 76 से स्टार्ट करेंगे, जो मैथ है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्या है 5:7 है, तो एक संख्या मान लेते हैं 5, दूसरा का मान लेते हैं 7। 5x और 7x, प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, तो इसमें से 9 घटा दो, फिर इसमें से भी 9 घटा दो। घटाने के बाद अनुपात जो है ना, इसका अनुपात वो 7:11 हो जाता है। तो गुना करेंगे, 11 × 5 = 55x माइनस 11 × 9 = 99 बराबर 7 × 7 = 49x माइनस 7 × 9 = 63। 49 को इधर लाएंगे, घटाएंगे तो बचेगा 6x। 99 को इधर लाएंगे, जोड़ घटाव करेंगे तो आएगा 36। x बराबर हो जाएगा 6। तो कहता है इन संख्याओं का अंतर, कौन संख्या है? इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना बनेगा जी? तो 2x का अंतर बनेगा, तो 2 और x का मान है 6, तो अंतर कितना बना? 12। अगला प्रश्न कहता है √2 का मान दे रखा है और इसका वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल निकालने बोल रहा है, तो अभी इसका पहले हम परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण करने का तरीका क्या है? √2 यहाँ प्लस है तो -1 से गुना कर दीजिए, और नीचे भी √2 -1 से गुना कर दीजिए। इस तरीके से ऊपर बनेगा a - b × a - b, तो a - b का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा a + b × a - b, तो करेंगे a² - b स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और बटे ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, और में से 1 घटेगा, 1 बचेगा तो 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भैया, कोई नया बात नहीं है। अब इसका वर्गमूल कह रहा था, तो जब वर्गमूल करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा जी? √2 - 1 बचेगा, बटे 1 का कोई वैल्यू रहा नहीं। √2 का वैल्यू है 1.414, और -1 घटाएंगे तो 0.414 बचेगा। ये हो गया आपका 2 प्रश्न। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 0, 3, 6, 4, 2 में जोड़ा जाए, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो वो 11 से कट जाए, तो वो संख्या क्या होगी? तो भागा देंगे, 7 बार में 77 होगा, घटाएंगे 3 बचेगा, 3 बार में कट गया, क्या बचेगा? 6। काम नहीं चलेगा तो एक 4 भी लेना पड़ेगा, इसके लिए 0 लेंगे, फिर 5 बार में लगाएंगे 55, घटाएंगे तो बचेगा 9, ऊपर से लाएंगे 2, फिर 8 बार में लगाएंगे 11 × 8 = 88, शेषफल बचेगा 4। अब समझिए, कहता है जोड़ा जाए। अगर घटाने की बात होती तो 4 घटा देते। क्यों? क्योंकि 4 शेष है, यानी ज़्यादा है। अगर बोलता क्या घटाया जाए तो उत्तर हमारा 4 होता, लेकिन बोल रहा है क्या जोड़ा जाए, तो 4 में क्या जोड़ें कि पूरा पूरी कट जाए? तो 7 जोड़ेंगे तब ना 4 और 7 11 होगा जी, और 11 से कट जाएगा, तो उत्तर क्या होगा? हमारा 7 होगा। इसका दूसरा तरीका है, वो हम कभी और बताएंगे। अगला प्रश्न है, एक समीकरण है ax + by + c बराबर 0, और ax यहाँ कैपिटल A है, यहाँ कैपिटल B by है, और प्लस कैपिटल C बराबर है 0। तो कहता है भैया कि समानांतर होगी कब? तो देखिए 2 ही चीज़ें होती है। एक होता है समानांतर, जब समानांतर दोनों लाइन हो जाती है तो इसके अनगिनत हल होते हैं, अनंत हल। और एक लाइन प्रतिच्छेदी होते हैं, इस कंडीशन में अनंत हल नहीं होते हैं, एक फिक्स हल होते हैं, एक हल होते हैं। ठीक है, तो अनंत हल के लिए क्या होता है कि इसका a बटे नीचे वाला का a बराबर होना चाहिए ऊपर का b बटे निचल का b। अगर ऐसा है तो अनंत हल होगा।
इसको एक तरफ लाएंगे तो a बटे a माइनस स्मॉल b बटे कैपिटल B बराबर क्या बचेगा 0। लेकिन देखिए हमसे ही पूछा गया तो उत्तर हमारा ही हो गया, लेकिन एक हल के लिए क्या ज़रूरी है, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है प्रश्न में। तो a बटे a नॉट इज इक्वल टू b बटे b, 10 क्लास में पढ़े होंगे। अगर ऐसा है तो इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, अन्यथा वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी और उसका अनंत हल होगा। तो हमारा उत्तर ये हो गया। अब आगे आते हैं, दो प्रश्न देखिए। कहता है x का वैल्यू इतना है तो इसका मान ज्ञात करिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, भिन्न का घटाव है तो तिरछा गुना करेंगे, रूट गुने रूट x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और -1 बटे रूट x। x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू क्या है जी 3 + 2 रूट 2 माइनस 1, लेकिन रूट x का वैल्यू पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो वही चीज़ लिखे हैं, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको देखिए 2 रूट 2 हो गया ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा रूट में x, इधर बचेगा रूट 2 + 1, ठीक है। तो अंडर रूट x का मान हो गया यहाँ से रूट 2 + 1। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 + 2 रूट 2 बचेगा, इधर हो जाएगा रूट 2 + 1। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा रूट 2 + 1, और नीचे क्या है जी रूट 2 + 1। ये दोनों कट जाएगा तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा 2 उत्तर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की प्रश्न है इस तरीके से, x/22 7/3 दे रखा है, तो इसका मान ज्ञात करिए। इसे सीधा समझिए, x का मान 7 होगा, y का मान 3 होगा, तो x गुने y यानी 7 तिया 21 प्लस y स्क्वायर, y का मान 3 तिया 9 हो जाएगा, बटे x स्क्वायर, x का मान 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 49 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 21 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 49 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 40, कट जाएगा तो उत्तर हमारा हो जाएगा 3/4। प्रश्न संख्या 82 कहता है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय से मिलाया गया है। देखिए 3 प्रकार की चाय है। पहली चाय का रेट है 126 रुपया प्रति किलो, दूसरे का रेट है 135 रुपया प्रति किलो, तीसरे का रेट हमें पता नहीं है। कहता है कि मिलाया गया किस अनुपात में, 1:1:2 में। हम मान लेते हैं इसको 1 किलो लिया, इसको 1 किलो लिया, तो इसको कितना लिया होगा 2 किलो। ये रेट पता नहीं है, कोई बात नहीं। अब बताइए मिश्रण का मूल्य दे रखा है 153 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी सबको मिला दिए तो पूरा मिश्रण का रेट कितना हो गया जी 153 रुपये किलो। तो कुल कई किलो था, देखिए तो 1 2 3 4, तो 4 से गुना करेंगे कई किलो हो जाएगा जी 612 रुपया हो जाएगा। 4 किलो का कितना हो गया मिश्रण का 612 रुपया। अब हम जानते हैं 612 रुपया में से 126 रुपया इसका है, 135 रुपया इसका है। क्यों? क्योंकि 135 रुपये किलो था, 1 किलो था, सॉरी 126 रुपये किलो था, 1 किलो था, ये 135 था, 1 किलो था। तो इसमें कितना खर्चा हुआ, इसमें खर्चा हुआ 126 रुपया, इसमें खर्चा हुआ 135 रुपया, यानी दोनों में कितना खर्चा हुआ। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, 12 13 25 1 26। सोचिए तीनों टाइप में कुल मिला के 612 खर्चा हुआ, जिसमें से 261 रुपया इन दोनों में खर्चा हुआ। तो कुल में से दोनों का कीमत निकाल देंगे तो कितना बचेगा 11 में से 6 गया 5, और यहाँ कितना 351 रुपया। अभी 351 रुपया कहाँ खर्चा हुआ, तीसरी प्रकार की चाय में। तो तीसरी प्रकार की चाय कई किलो है 2 किलो, तो 1 किलो का रेट क्या होगा, भागा देंगे तो हो जाएगा 175 रुपया 50 पैसे। इसका रेट कितना है जी 175 रुपये 50 पैसे, यही इसका रेट है। अगला प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, पहले मिटा लेते हैं इसको। चलिए 83 हम पेंडिंग में रखते हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे, है ना। जिनको दिक्कत है वो लास्ट में देखेंगे 83। अभी 84 करते हैं। कहता है एक विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5
84, अच्छा 84। किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया, उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। इन मूल्यों के दो क्रमिक घटोतरी के बराबर का ही प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य में एक बार में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखो कहने का मतलब हुआ, मान लेते हैं किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपया है, तो पहले घटाया 10%, तो 10% कितना होगा जी, 100 का 10% 10 घटेगा तो कितना हो गया 90। फिर घटाया गया 10%, 90 का 10% हो जाएगा 9 घटाया गया, तो 90 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो गया 81। कहता है देखिए 2 बार हम घटाए तब 81 लाया है। अगर हम इसको चाहें कि एक ही बार में कितना घटा दें कि 81 आ जाए, तो 100 में से कितना घटाएंगे 81 आएगा 19। कितना प्रतिशत घटाएंगे तो 19%, क्योंकि 100 में से घटा रहे हैं। अगला 85 नंबर हो गया। 85 हम आगे बताएंगे। अब 86 देखते हैं। 86 कहता है एक विक्रेता की कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपया थी तो उसकी कुल बिक्री कितने थी। वर्षा, इट्स फॉर यू। देखो अगर कोई आदमी 10% 10,000 का माल बेचेगा तो इसको केवल कमीशन मिलेगा कितना प्रतिशत, 5.5%। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का बिक्री करेगा 10,000 से बेसी का, तो इसको दो चीज़ें मिलेगी। एक तो 5.5% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आधा प्रतिशत का बोनस भी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 5.5, अगर 10,000 का सेल करते हैं 10,000 तक तो आपको केवल कमीशन मिलेगा 5.5%। लेकिन अगर 10,000 से ऊपर का सेल करते हैं तो आपको 5% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बोनस भी मिलेगा। ये बोनस किस पर होगा, 10,500 से ऊपर जितना का सेल करिएगा केवल उसी का होगा, पूरे का नहीं होगा। जैसे अगर आपने 20,000 का सेल किया तो उसमें से पहले 20,000 का 5% मिलेगा, और 10,000 से ऊपर कितना हुआ 10,000, 20 में से 10 काट दिए 10,000 बचा, वो जो 10,000 लास्ट का है उसमें आपको आधा प्रतिशत का बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप ऐसा सोचिए कि अगर इधर भी आधा प्रतिशत मिलता, ऐसा तो मिल तो नहीं रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं। देखो मैं लेते हैं, मान लेते हैं, हमने मान लिया कि अगर आधा प्रतिशत इस पर भी मिले, तो जब आधा प्रतिशत इस पर भी मिलेगा 10,000 पे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा, आधा प्रतिशत किसका, 10,000 का। तो 10,000 का आधा % हटाएंगे तो बटे 100, काटेंगे 2 0 से 2 0 हो गया, काटेंगे हो जाएगा 50 बार में, यानी 50 रुपया ज़्यादा मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था 1990 रुपया, अब 50 रुपया ज़्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा 2040 रुपया। 2040 जोड़ने के बाद हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अब जब 2040 मिला तो 2040 मिला तो कितना प्रतिशत हुआ 2040, 6% हो गया। कैसे, 5.5 और आधा 6%। कुल बिक्री अगर x मान लेते हैं तो x का 6% मिला, अब मिला कितना 2040। कुल बिक्री अगर x मान लेते हैं तो उसका 6% मिला कितना 2040। इसको काटिएगा 6 तिया 18, 6 चौके 24, 340, x बराबर हो जाएगा 340 और 2 0, यानी कुल बिक्री 34,000 का था। फिर भी अगर तुमको दिक्कत है ना, तुम्ही को बोल रहे हैं, हमको बताना, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चलिए 87 कहता है 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाली किसी आभूषण का कुल मूल्य 65% बढ़ जाता है ना। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रमशः 20% और 25% हो तो तृतीय विक्रेता का लाभ क्या होगा। देखिए सिंपल है, हम मान लेते हैं कोई एक वस्तु था 100 रुपया का, ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया, बेच दिया 20% के लाभ पे, तो 20% 20 का लाभ हो जाएगा, तो कितना पे बेचा 120 पे। फिर इसको बेच दिया 25% के लाभ पे, 120 का 25% हो जाएगा 30। कैसे निकालें, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, चौथा भाग 30 होगा। तो कितना में बेच दिया जी 150 में, ठीक है। इसके बाद इसने बेच दिया तीसरा को, ये पहला को बिका, दूसरे को बिका, अब बिकेगा तीसरे के हाथ में चला गया। और जब तीसरे के हाथ में गया तो इसका कीमत कितना बढ़ गया 65%। कहाँ से, शुरू से लिखा हुआ है ना जी, देखिए कुल 65% बढ़ जाता है, यानी 65% बढ़ गया तो 100 का 65% बढ़ाएंगे तो 65 बढ़ेगा, तो हो गया
65। तो कहता है आप बताइए कि जब दूसरे ने तीसरे को बेचा होगा तो कितना प्रतिशत का लाभ लिया होगा। तो जब दूसरे तीसरे को बेचेगा तो लाभ कितना का होगा जी, तो लाभ हो जाएगा कितना का, 15 का। अब बोलता है कितना लाभ प्रतिशत बताइए, 15 का लाभ कितना पे, 150 पे। तो 100 पे कितना, 15 एकम 15, 15 दही के 150, 1/10 बराबर कितना हो जाएगा जी, 10% का लाभ लेकर के बेचा था। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 89 करेंगे, ये प्रश्न संख्या है जी, क्वेश्चन में नहीं है। 89, 88 हम छोड़ दे रहे हैं, लास्ट में करेंगे। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कि 2 संख्या जो पहली दूसरी है वो तीसरी से अधिक है 12.5% और 25%। तो हम जानते हैं कि 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो दोनों संख्या तीसरी से, तो तीसरी को मान लेंगे, तो तीसरी को क्या मान लेंगे, 8, तो यहाँ हो जाएगा 4। गड़बड़ है ना जी, तीसरी संख्या कोई एक ही ना होगा, तो या तो 8 मानिए तो 4 मानिए। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 8 बनाते हैं, 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे, तो हो जाएगा 2/8। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या हो गया 8, गुना इसलिए कि ताकि दोनों का वैल्यू बराबर हो और ये तीसरी संख्या मान सके। तो तीसरी संख्या हो गया 8, तो पहली संख्या 12.5% अधिक है, 8 का 12.5% 1 अधिक 9 हो गया। कहता है दूसरी संख्या 25% अधिक है, 8 का 25% 2 होगा, तो 8 का 2 अधिक कितना हो जाएगा जी, 10। अब क्या कहता है कि बताइए पहली संख्या दूसरी का, तो वही चीज़ हम जो बता रहे थे, कौन पहली संख्या कितनी है, 9, किसका, दूसरे का, दूसरे कितना है 10, और चूँकि प्रतिशत है तो गुने 100 करेंगे, 0 से 0 कटेगा, तो जो पहली संख्या दूसरी का है 90%। प्रश्न संख्या 90 कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु 80 रुपये में खरीदता है। एक आदमी था, एक वस्तु को खरीद लिया, 80 रुपया में खरीदा, और उसको छोड़ो कितना में खरीदा, 80 रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 80 रुपया। अब कहता है उसको उसका अंकित मूल्य, यानी इस पे अंकित मूल्य दे दिया कितना का, 120 का। अब कहता है 40% छूट देता है, तो जब 40% छूट देगा किसका, 120 रुपया लिख दिया था उसमें, अब कहता है 40% का छूट दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 का 40% तो छूट दे दिया, तो कितना परसेंट बचा, 80%। तो 120 का 80% को बटे 100 लिखेंगे, कोई दिक्कत, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 12/8 96, यानी 80 में खरीदा, 96 में बेचा, तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि, लाभ या हानि, तो लाभ हुआ कितना का लाभ, 16 का लाभ। अब कहता है लाभ प्रतिशत, तो 16 का लाभ कितना पे, 80 पे, तो 100 पे कितना, तो 16 एकम 16, 16 × 80, 1/5 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 20% का लाभ हुआ। अगला प्रश्न हम करते हैं 91 नंबर। 91 नंबर बहुत ईजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहता है 55, 60 और 45 विद्यार्थी के 3 ग्रुप है, समूह है, और तीनों में जो औसत अंक है वो 50, 55, 60 है, तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक क्या होगा। तो देखो 3 ग्रुप है, पहला ग्रुप, दूसरा का ग्रुप, तीसरा का ग्रुप। पहला ग्रुप में कितने विद्यार्थी, तो 55 विद्यार्थी, दूसरे में कितने विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी, तीसरे में 45 विद्यार्थी, और पहले का औसत कितना, 50, दूसरा का औसत कितना, 55, तीसरा का औसत कितना, 60, तो कुल अंक कितना। तो कुल अंक हम कैसे निकालेंगे, हम गुना करेंगे, है ना जी, गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे तो गुना कर लेते हैं, फटाफट गुना कर लेते हैं, गुना करो तो लोग। जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2750, ये हो जाएगा 3300, ये हो जाएगा 2700। तो कहता है सभी का औसत निकालो, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, आंकड़ों का योग, यानी इन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 8750, 8750। और औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, योग हो गया अब संख्या। तो पहला ग्रुप में 55 विद्यार्थी, दूसरा में 60, तीसरा में 45, जोड़ देंगे
तो हो जाएगा 160 विद्यार्थी। जब भागा दे देंगे तो आपका हो जाएगा 54.58%। सॉरी 58 नहीं होगा, 68 होगा। तो आप गुना भाग जल्दी जल्दी कर लें, है ना, हमने तो करके रखा था। आगे बढ़ते हैं। 92 कहता है किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 101 रुपये 50 पैसा है, तो उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए रेट जो है 3% है, इसको लिखेंगे 3/100। चूँकि जो समय है वो 2 साल है तो हम मूलधन मान लेंगे, तो मूलधन कितना मानेंगे, नीचे 100 है तो 100 लिखेंगे, 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। तो हमने मान लिया कि मूलधन कितना है भैया 10,000। और चूँकि 2 साल की बात है तो साल नंबर 1 साल नंबर 2 3% ब्याज लगना है। 3% का मतलब होता है 3/100। तो पहला साल ब्याज लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 100 गुने 3 300 हो जाएगा। दूसरा साल ब्याज लगेगा इस पर, तो यहाँ भी 300 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3/100 लगना है। अब दूसरा साल इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 3/100, तो 100 से काटेंगे तो 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 बचेगा। इस तरीके से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 300 + 300 + 9 यानी 609 हो जाएगा। और हमने 609, देखो 10,000 ना क्वेश्चन में दे रखा था, हमने खुद माना। तो जब हमने 10,000 मान लिया, ये जो है ना मूलधन 10,000 मान के लाए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग 609 यूनिट हुआ हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 101 रुपया 50 पैसा। जिसको हम बता रहे हैं 609 वो है 101 रुपया 50 पैसा। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा जी 101/50। देखो यहाँ से 609 आ जाएगा, देखिए दशमलव हटाए तो गुने कितना करेंगे 100 करेंगे। अब बोलता है भैया हमें बताइए साधारण ब्याज कितना होगा जी 300 + 300, यही ना साधारण ब्याज है जी 600। ये 9 नहीं आएगा क्योंकि ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, और जो मूलधन पर ब्याज वो साधारण ब्याज। ये भी मूलधन पे है, ये भी मूलधन पे है। 300 300 600 यूनिट। हम जानते हैं 1 यूनिट इतना है, तो 6 से यूनिट गुना कर देंगे तो 1015 0/609 गुने 100। कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, इसको काटिए 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 से काटिएगा तो 3 2 से काटिएगा जी, 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से कहाँ 3 से काटेगा, 3 से काटेंगे। और नहीं काटना तो छोड़ो, 6 से काटो, तो 6 से काटोगे तो नहीं कटेगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से काटो 3 दूनी 6 0, 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या इसे ही कट जाएगा कई बार में जी 5 बार में, 5 बार में कट गया। और ये 0 है तो हो गया ऐसा ही हमारा 2 गुने 50 कितना 100 रुपया हमारा हो गया साधारण ब्याज। कहीं कोई दिक्कत है। 93 कहता है ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार दिया और सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपये उधार दिया और कुल ब्याज 2200 रुपये प्राप्त हुआ। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो पहला को ए को दिया मूलधन 5,000, समय कितना 5,000 हो गया, कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए। दर पता नहीं है तो दर मान लेते हैं R/100। इसी ने बी को भी दिया, कितना दिया 3,000 रुपया दिया, कितने समय के लिए 4 समय के लिए। रेट पता नहीं है, रेट तो पता नहीं है। चलो तो रेट यहाँ भी R होगा क्योंकि कहता है एक ही दर पे, दर सेम है तो यहाँ भी R यहाँ भी R बटे 100। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, कुल ब्याज कितना हो गया 2200 रुपया। नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, हैं। यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10,000 R प्लस 3 चौके 12,000 R और नीचे क्या हो जाएगा जी बटे 100 बराबर हो जाएगा 2200। इस 100 जाके इधर गुना हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22,000 R। इसको गुना करेंगे तो 22 पर 2 जीरो और यहाँ 100 वाला 2 जीरो, 1 2 3 1 2 3 कट गया। R बराबर हो गया 220/22, काटेंगे 10 बार में तो रेट कितना हो गया 10%। तो क्या पूछ रहा है वार्षिक दर, यही पूछ रहा है। अगला प्रश्न यही कर लेते हैं।
4। कहता है 300 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तो 200 मीटर लंबे पुल को कितना देर में पार करेगी। हम एसएससी के जीडी सेट करा रहे थे तो हम रट के मतलब चिल्ला के थक गए। क्या बोले कि जब कोई रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे या फिर कोई एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो पार करने में चली गई दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगा। यानी रेलगाड़ी 300 पुल 200 तो ये हो गया चली गई दूरी पार करने में 500 है ना जी। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड, गुना समय नहीं पता है, समय मान लेते हैं टी, तो 500 बराबर 25 गुने टी, तो टी बराबर हो जाएगा 500 बटे 25, तो कितना हो जाएगा जी 25 दूना 50, 20 सेकेंड में ट्रेन जो है रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। चलिए कहता है एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट, 2.5 का मतलब हुआ 2.5 मिनट, 2.5 मिनट का मतलब हुआ 2 मिनट 30 सेकेंड देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय से उसके घर की दूरी ज्ञात करिए। क्या है देखिए, हम जब बताए थे इस तरह का जब प्रश्न हो, इस चाल से चलता है तो देरी से पहुंचता है, चाल बढ़ा देता है तो पहले पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में हम बताए थे दूरी बराबर होता है स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटे डिफरेंस ऑफ स्पीड, है ना। इसी को बोल सकते हैं स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब दूरी बराबर है तो देखिए पहला स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 गुने 10 कर दिए। अब 8 10 का डिफरेंस कितना होगा 2, तो नीचे लिखेंगे 2। अब डिफरेंस ऑफ टाइम समझते हैं। मान लेते हैं किसी आदमी को 10 बजे स्कूल पहुंचना था, है ना जी। जब 8 के स्पीड से गया तो 2.5 मिनट देर हो गया। मतलब जब 8 के स्पीड से गया तो जब 8 के स्पीड से गया तो कब कै बजे पहुंचा, तो पहुंचा 10:02:30 पे, है ना जी। 2.5 मिनट लेट पहुंचेगा तो ऐसे नहीं पहुंचेगा। और जब अगला दिन 10 के स्पीड से गया तो कब पहुंचा 5 मिनट पहले, यानी 10 बजे से 5 मिनट पहले, यानी 9:55 में ही पहुंच गया। अब हम बताइए इन जो दोनों टाइम है इसका डिफरेंस कितना होगा। तो देखो यहाँ से जाओगे 9:55 से 10:02:30 तक, तो 5 मिनट तो इधर हो गया 9:55 से 10 तक, और 2.5 मिनट उधर, कितना मिनट हो गया जी 7.5 मिनट, तो 7.5 ये हो गया मिनट। लेकिन बाबू ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये मिनट में कैसे रहेगा, ये भी तो घंटा में रहेगा। जब घंटा में बदलेंगे तो मिनट को तो 60 से भागा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो गुने 10 लिखेंगे। अब आप काट दीजिए, थक जाते हैं जी, 10 से 10 कट गया, काटो 15, 15 पचे 75, 15 चौके 60, ठीक है। ये 4 दूनी गुना करेंगे, 4 दूनी 8 से ये 8 कट जाएगा। डिस्टेंस क्या बचेगा जी 5, किस में आएगा किलोमीटर में आएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं 96 कहता है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 साल बड़ा है। तो मान लेते हैं पुत्र का उम्र है 1 साल, तो जो पिता है उसका उम्र कितना होगा 24 साल बड़ा, तो 1 + 24 साल हो गया। अब कहता है 2 वर्ष बाद। अब जब 2 वर्ष बाद की बात करेंगे तो जब 2 ईयर लेटर, जब 2 वर्ष बाद की बात करेंगे तो सन हमारा हो जाएगा 1 + 2 साल का, और जो फादर जी हो जाएंगे 1 + 24 पहले थे, 2 बढ़ जाएगा, है ना जी, यानी हो जाएगा 1 + 26। कहता है 2 साल बाद पुत्र, जो पिता की उम्र है वो जो पुत्र का उम्र है न, पिता का उम्र पुत्र की उम्र का दोगुनी है। तो देखो 2 साल बाद पुत्र का उम्र हो गया 1 + 2, जबकि पिता का उम्र हो गया 1 + 26। अब दोगुना कौन है, पिता का उम्र, किससे, पुत्र से, तो ये दोगुना है और दोनों को हमें बराबर करना है, तो 2 इधर से गुना करेंगे। ध्यान से, उम्र दोगुना है पिता का, लेकिन गुना किया हमने पुत्र में, क्यों, क्योंकि गुना नहीं करेंगे तो दोनों इक्वल कैसे होगा। गुना दोगुना है पिताजी, लेकिन गुना किए हम 2 में, क्योंकि क्या करना है इक्वल। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 4 बराबर x + 26, इधर x लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 घटेगा तो 22 साल। कहता है पुत्र का वर्तमान उम्र, तो पुत्र का वर्तमान उम्र x,
x यानी 22 साल हो गया। पिताजी का पूछेगा तो 22 में 24 हम जोड़ देंगे। प्रश्न संख्या आगे, बहुत लंबा प्रश्न है, पढ़ते जाइए। कहता है ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें और बाद में 10 दिन के बाद बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा। प्रश्न बहुत लंबा है लेकिन है काफ़ी इजी, है ना जी। प्रश्न संख्या 97। देखिए ए प्लस बी करता है 30 दिनों में, बी प्लस सी करता है 24 दिनों में और सी प्लस ए करता है 20 दिनों में। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मानने का तरीका 20, 24 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 120 काम कोई 30 दिन में करेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा, इस एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी की क्षमता 4, बी प्लस सी की क्षमता 5, सी प्लस ए की क्षमता 6। अब तीनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इस सब की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 6 15 हो जाएगा। देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 15। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो जाएगा 15/2 यानी 7.5, यानी ए बी सी तीनों का जो क्षमता है मिला करके 7.5 काम पर डे, यानी तीनों मिलकर काम करना शुरू कर देगा एक साथ, तो प्रत्येक दिन 7.5 काम करेगा। कहता है उन तीनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया। हम जानते हैं एक दिन में 7.5 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 75 काम। अब कुल काम था 120, 120 में से 75 कर दिया, बचा कितना, 75 घटा देंगे तो बचेगा 45 काम शेष बचा। अब देखिए 45 काम जैसे ही शेष बचा, बी और सी फुर हो गया, फुर माने भाग गया, कौन बचा, ए। अब ए इसको अकेले करेगा। तो पहले हमें पता करना होगा कि ए की क्षमता क्या है, तब ना इतना काम कराएंगे ए से जी। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं बी सी को भाग गया तो बी प्लस सी का मान कितना है 5, तो बी प्लस सी का मान अगर 5 है तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7.5, आई जाकर घट जाएगा 5, तो ए की क्षमता हो गया 2.5। अब ये 45 काम को ए अकेले करेगा तो ए की क्षमता कितना है पर डे 2.5 काम। ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर हो जाएगा गुना 100, काटेंगे 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 दिना 18 दिन, यानी जो शेष काम है 45 उसे ए अकेले 18 दिन में निपटा लेगा। 98 और 99 और 100 3 क्वेश्चन एक बार में। कहता है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेज़ी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं तो धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भरेगा। तो 2 पाइप है, मान लेते हैं एक ए है एक बी है, ठीक है। कहता है एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेज़ है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी क्षमता 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। मान लेते हैं ई पाइप का क्षमता 1 है तो ई वाला पाइप का क्षमता कितना होगा 3 गुना, तो 3। अब कहता है दोनों मिलके कितना भरेगा, तो 3 और 1 4 भरेगा, और दोनों मिलकर 36 मिनट में पूरा भरता है। तो 1 मिनट में 4 भर रहा है तो 36 मिनट में कितना भरेगा 144, यानी टंकी की क्षमता कितना हो गया 144 लीटर का टंकी है। अब कहता है इसको भरना है किससे, ये जो टंकियाँ है ना इसको भरवाना है हमें 144 जो है इसको भरवाना है धीमा भरे वाला पाइप से। तो धीमा भरे वाला पाइप कौन है ए, ये 1 घंटा में 1 भरता है, 144 भरना है तो 144 घंटा लेगा, या 144 मिनट दे रखा है तो 144 मिनट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। 99 इजी है। कहता है 7/9, 14/15 और 7/10 का HCF। बाबू साहब HCF भी पूछता है, LCM भी पूछता है। चूँकि HCF पूछा है इसलिए ऊपर वाला का HCF निकालेंगे। 7 14 7 का दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 7 होगा, और नीचे वाले का LCM निकालेंगे तो 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है 100 नंबर, यहाँ पे दो संख्या है, LCM दे रखा है तो हम जानते हैं LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM है 30, HCF है 5, पहली संख्या है 10, दूसरी संख्या क्या होगी,
ये 0 से 0 कटेगा, 5 तिया 15 बराबर दूसरी संख्या कितनी है? 15 है। 83 नंबर प्रश्न काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। कहता है 2√3 मीटर समान अर्धव्यास। समान अर्धव्यास का मतलब अर्धव्यास माने हो गया त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 2√3 मीटर। दो समान अर्धव्यास के दो वृत्त एक दूसरे को, देखो वृत्त का अर्धव्यास यानी त्रिज्या 2√3 मीटर है। दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं। प्रत्येक वृत्त के केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा की लंबवत दूरी 3 मीटर है। देखो उभयनिष्ठ जीवा क्या होता है? जीवा क्या होता है? जीवा होता है एक सर्किल है, इसमें से कहीं एक लाइन खींची, क्या होता है? जीवा। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा उसका होता है, क्या बोलते हैं इसको जी? डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर, हिंदी भूल गए हम। तो देखो तो दोनों के कॉमन जीवा क्या होगा? तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ, ये हो गया दोनों का कॉमन जीवा। और दोनों के केंद्र से दूरी दे रखा है, यानी यहाँ से इस जीवा की दूरी और यहाँ से इस जीवा की दूरी कितना दे रखा है? 3 मीटर। ये जीवा की दूरी कितना है? 3 मीटर। तो हम नाम दे लेते हैं, इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी। कोई दिक्कत? यहाँ पर है ओ, तो दे रखा है AO बराबर OB बराबर 3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो है ना, इसको नाम देते हैं P, इसको देते हैं Q। बाबू साहब ध्यान दीजिएगा, ये त्रिज्या है। AO कहो या फिर AQ कहो या फिर BP कहो, सब त्रिज्या है। इसकी लंबाई कितनी है? 2√3, यहाँ लिख देते हैं 2√3 मीटर। AO OB 3 मीटर। अब कहता है कि उभयनिष्ठ वृत्त में उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल। बाबू साहब पूछ रहा है ना इसका क्षेत्रफल। किसका पूछ रहा है? देखिए फिर से एक डायग्राम नीचे बनाते हैं। देखिए ये जो क्षेत्रफल है ना, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखो ध्यान दीजिएगा, ई हो गया 2√3, ई हो गया 3, तो ई कितना होगा? तो ई 90 डिग्री बनाएगा, है ना जी। आप जानते हैं केंद्र से जीवा पर जो एक अगर क्या कहता है? लंबी दूरी ने क्वेश्चन में करा था जी। हाँ लंबी दूरी, यानी वो लंब बनाता है यहाँ पे। तो ई लंब है, तो यहाँ से OP बराबर क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, कर्ण है, माइनस इसका स्क्वायर, यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 2√3 2 4 3 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3। तो OP बराबर हो जाएगा स्क्वायर इधर जाके तो हो जाएगा √3 मीटर, यानी ये हो गया √3। अच्छा ये बताइए, ये 2√3 है तो ये भी 2√3 होगा, ये √3 है, ये √3 होगा। हम जानते हैं OP बराबर OQ होगा, OP बराबर OQ होगा, है ना जी। इसको लिख सकते हैं OP बराबर OQ बराबर OP बराबर 3। अगर पूरा PQ की बात करें, PQ की लंबाई क्या होगा? √3 ऊपर √3 नीचे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3। अब यहाँ से समझिए, इसको हम कहीं ऊपर लिख देते हैं इस तरीके से, देखिएगा ई है A, ई है P, ई है Q, ठीक है। तो ई हमारा हो गया 2√3, ई हो गया 2√3, ई हो गया 2√3। ये त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि तीनों भुज आपस में बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का। तो हम इस तरीके से समबाहु त्रिभुज किसका? APQ का क्षेत्रफल निकालेंगे। APQ का क्षेत्रफल निकालेंगे और फार्मूला होता है √3 × 4 × भुजा स्क्वायर। दिख रहा है जी? हाँ दिख रहा है। तो √3 का √3 लेंगे, 4 का 4 लेंगे, भुजा यही है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर यहाँ तक दिख रहा है, √3/4 दिख रहा है। और 2√3 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, तिया हो जाएगा 12, ठीक है। काटेंगे तो 4 तिया 12, तो हो गया 3√3 मीटर स्क्वायर। जो त्रिभुजवा है ना, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, यहाँ से लिख देते हैं, वो हो गया 3√3 मीटर स्क्वायर। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सोचिएगा। अभी हम बताएं कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज इसका मतलब क्या है? तो समबाहु त्रिभुज का मतलब है बाबू साहब कि तीनों भुजा बराबर है, और तीनों भुजा ही नहीं, तीनों कोण भी बराबर है, यानी ई भी कोण बराबर है, ई भी कोण बराबर है, और ई भी कोण बराबर है। ई भी 60 डिग्री, ई भी 60 डिग्री, ई भी 60 डिग्री। अब हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से, फिर हम बना लेंगे, है ना, मिटा ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे का, पूछिए क्यों, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए पी यहाँ पर नाम दे देते हैं, ए पी यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, क्या देते हैं जी, बीच में तो ओ था, तो ए पी यहाँ नाम दे देते हैं सी, यहाँ जो काट रहा था ना यहाँ सी, तो ए पी सी क्यू का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज नहीं बना रहा है, ये मत सोचेगा कि त्रिभुज बना रहा है जी, है ना, जीवा है 60 डिग्री का। तो हम जानते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 360 डिग्री का होता है, तो 360/360 पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन चूंकि हमको इतना ही का निकालना है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना, 60/360 गुने पाई r। r का वैल्यू कितना है, तो यही है 2√3 का स्क्वायर। ये काटेंगे तो हो जाएगा 6 बार में 1/6 पाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12, तो बराबर हो जाएगा 2 पाई। अब समझने वाली बात बाबू साहब यहाँ पे है, क्या समझने वाली बात है, देखिए। बरसा समझो बाबू तुम लोग तो छोड़िए कि भाग जाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन। देखो अभी हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये फिगर इस तरीके से था। अच्छा, इस पूरे का क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, इसका क्षेत्रफल बचेगा, नहीं बचेगा जी, नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो जो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, पूरा का क्षेत्रफल कितना है, ये 2 पाई में से घटा देंगे, कौन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3, तो हमारा आ गया इसका क्षेत्रफल। अब अभी जब इसके पहले फिगर था तो ये भी तो था, तो जितना ई पार्ट होगा उतना यही पार्ट होगा, तो एक पट्टी वाला निकला, दोनों पट्टी निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए, यही हमारा हो गया उत्तर, उभयनिष्ठ, यही हमारा आ गया उत्तर। देखिए कहता है इसका न्यूनतम मान तथा x का मान ज्ञात करिए। तो करना क्या है, 2 कॉमन लेंगे तो होगा x² - 4x + 7/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 का 2 रहने देंगे, x² - 4x, इसमें हम एक बार 4 जोड़ देंगे प्लस 7/2, एक बार 4 घटा देंगे। एक बार 4 हमने जोड़ा, एक बार घटाया, कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं। अब यहाँ से हो जाएगा 2x², इसको बनाइए, 4 को 2 का स्क्वायर तो हो गया b², इसको बनाइए -2ab, देखिए a² हो गया, ये हो गया b², ये हो गया 2, a का मान x और b का मान 22। ये हमारा हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 - 4 दूनी 8/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × a² + b² - 2ab, तो a - b का मान कितना है, 2 का होल स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा जी, -1/2। अब कहता है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कब होगा, तो न्यूनतम मान के लिए, मतलब न्यूनतम मान कम, न्यूनतम मान के लिए हमारा जो x - 2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। x - 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 2। अब न्यूनतम मान निकालना है तो यहाँ से रख देंगे मान x का, तो 2 x का मान कितना रखेंगे, x - 2 का मान है 0, तो 0 का स्क्वायर -1/2, तो हो गया 2, यहाँ गुने -1/2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1। तो न्यूनतम मान -1 और x का मान आपका हो गया 2। अब आखिरी प्रश्न, इसका गुणनखंड पूछ रहा था। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे सबसे पहले, तो x गुने x² और हो जाएगा प्लस 3x, इस x का गुना किए इससे, फिर इसी x का गुना किए इससे, फिर इस 2 का गुना करेंगे x से तो 2x और हो जाएगा 2 × 3
6। ये जो x है इसको हम इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 72। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6 इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 72। अब हम यहाँ से मान लेंगे कि x स्क्वायर माना कि x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 22। जब वैसे मान लेंगे तो इसका मान 22 हो जाएगा, तो 22 प्लस 6 और इंटू इसका मान हो जाएगा 22 माइनस 72। गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 72। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 माइनस 72। घटाइएगा तो 6 गुना करिएगा तो 12 छक 72 आएगा। यहाँ से 22 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 22 प्लस 12, यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे तो 22 क्या हो जाएगा जी प्लस 12 करके देखो माइनस प्लस माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 12 छक 72। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ें समझ में आई, एक आया 22 प्लस 12 और एक आया 22 माइनस 6। ठीक है, अब 22 का में वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 5x, कोई दिक्कत? तो यहाँ मान रखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, इसका 22 का मान रखिए यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 5x। देखिए वापस हम कोड इसको कोडिंग किए थे फिर डिकोड करके लिख रहे हैं, माइनस हो गया 6। ये जैसे है वैसे रहेगा, इसको तोड़ सकते हैं कैसे, देखो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6, घटाइएगा तो 5x गुना करिएगा तो 6 कम 6 आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं द्विघात समीकरण। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से x लेंगे कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 1 लेंगे कॉमन तो x प्लस 6 करके देखिए माइनस x माइनस 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 प्लस माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ जैसे है वैसे आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6, इसको हो जाएगा एक x माइनस 1। यही हमारा गुणनखंड है। तो इस तरीके से देखा कि लास्ट का 3 प्रश्न काफ़ी हार्ड था। बिहार एसएससी का बैच शुरू हो गया है, सेट नंबर 10 था, धीरे धीरे सेट नंबर 8 9 7 6 5 4 3 सब डाल देंगे। ठीक है, केवल आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।